फिनाल्फथेलीन कहते हैं। क्रियाकलाप 5.5 करके देखते हैं। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी परखनली के 1/4 भाग में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरना है। आपको क्या करना है, तनु HCl जो आपको 1/4 भाग में परखनली में भरना है। इसका रंग नोट कीजिए। अब आपको इसका कलर भी चेक कर लेना है कि क्या कलर है। फिनाल्फथेलीन विलयन के रंग को भी नोट कीजिए। ठीक है, सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। अब आपको फिनाल्फथेलीन विलयन के 2-3 बूंदें आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विलयन में मिलानी है। ठीक है, ये फिनाल्फथेलीन विलयन, ठीक है, ये अम्ल है। ठीक है, क्या है, ये HCl है। अब इसमें हमने सूचक मिलाया, मतलब फिनाल्फथेलीन विलयन की कुछ बूंदें हमने इसमें डाली। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, अम्ल जो है वो रंगहीन हो जाएगा जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कुछ बूंदें किसकी मिलाएंगे, फिनाल्फथेलीन विलयन की मिलाएंगे, यानी सूचक की कुछ बूंदें अम्ल में मिलाएंगे तो अम्ल का कलर जो है वो रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं रहेगा। क्या आपको अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? जी हाँ दोस्तों, अम्ल का रंग रंगहीन हो गया है। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। अब आपको क्या करना है, इस अम्लीय विलयन में यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन की कुछ बूंदें डालनी है, मतलब क्षार मिलाना है अब इसमें आपको। ठीक है, तो परख नली को धीरे धीरे हिलाइए। 1 बूंद क्षार डाल करके आपको इसे धीरे धीरे हिलाना है। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना तब तक जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में फिनाल्फथेलीन विलयन की 2-3 बूंदें इसमें डालनी है अम्ल में। ठीक है, फिनाल्फथेलीन विलयन जो कि हमारा सूचक है, उस सूचक की 2-3 बूंदें हमें इस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालनी है। तो जैसे हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में फिनाल्फथेलीन जो कि सूचक है हमारा, उसकी 2-3 बूंदें इसमें डालेंगे तो अम्ल का रंग जो है वो रंगहीन हो जाएगा, इसमें कोई रंग नहीं बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम जैसे ही क्षार की 2-3 बूंदें इस अम्लीय विलयन में डालेंगे तो उसका रंग फिर से गुलाबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। अब इसमें फिर से हमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलानी है। जैसे ही हम इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाएंगे तो इसका रंग फिर से क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, आप क्या देखते हैं, क्या विलयन पुनः रंगीन हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका विलयन पुनः रंगहीन हो जाएगा। फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है? विलयन फिर से गुलाबी हो जाता है। तो यह स्पष्ट है कि जब विलयन क्षारकीय होता है, ठीक है, जब विलयन क्षारकीय होता है तो फिनाल्फथेलीन विलयन जो है वो गुलाबी रंग हो जाता है। जैसे ही हम इसमें क्षार मिलाते हैं तो ये फिनाल्फथेलीन विलयन जो है वो गुलाबी रंग दे देता है, जबकि अम्लीय विलयन में यह कोई रंग नहीं देता, ये रंगहीन हो जाता है। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि फिनाल्फथेलीन विलयन में जब हम अम्ल मिलाएंगे, यानी अम्ल में जब फिनाल्फथेलीन विलयन की कुछ बूंदें डालेंगे, फिनाल्फथेलीन सूचक की कुछ बूंदें डालेंगे तो ये इसका जो रंग है वो रंगहीन हो जाएगा, इसमें कोई रंग नहीं बचेगा। लेकिन जब हम क्षार में फिनाल्फथेलीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे तो उसका कलर जो है वो गुलाबी हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, जब अम्ल में कोई क्षार डालेंगे तो वो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय रहती है, ये उदासीन हो जाता है। ठीक है, जब अम्ल को क्षारक में मिलाएंगे तो ना तो ये अम्ल रहेगा ना ही क्षारकीय रहेगा, दोनों उदासीन हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है, दोनों की ही प्रकृति गायब हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद प्रक्रिया को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया? जब हम अम्ल को क्षार में मिलाएंगे और उसके बाद जो प्रोसेस देखेंगे तो हम परखनली को छू करके देखेंगे। ठीक है, आप क्या देखेंगे कि परखनली बहुत गर्म हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? उदासीनीकरण प्रक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जब हम अम्ल को क्षार में मिलाएंगे तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी निकलेगी, अर्थात निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप जो है वो बढ़ जाता है। इस प्रोसेस में जब ऊष्मा निकलती है तो उस प्रक्रिया में मिश्रण का ताप जो है वो गर्म हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें भी बनती है, कुछ नई चीज़ें भी बनती हैं, ऊष्मा के साथ साथ लवण भी बनते हैं। ठीक है, लवण अम्लीय, क्षारकीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अब वो लवण चाहे वो अम्लीय भी हो सकता है, क्षारकीय भी हो सकता है और उदासीन प्रकृति का भी हो सकता है, लेकिन जो मिश्रण होगा अम्ल और क्षार का, दोनों का जो मिश्रण होगा वो हमेशा उदासीन ही रहेगा। उस प्रोसेस में जो लवण बनता है वो चाहे कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। इस प्रोसेस में ऊष्मा तो बनती ही है, ठीक है, इस प्रोसेस में ऊष्मा तो बनती ही है, ठीक है, और अभिक्रिया का जो ताप है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन साथ साथ लवण और जल भी इस प्रक्रिया में बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अम्ल वर्षा के बारे में कुछ बताया गया है कि आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है, ठीक है, जो वर्षा का जो पानी होता है उसमें अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। वर्षा जल में ये अम्ल आते कहाँ से हैं? ठीक है, ये अम्ल कहाँ से आते हैं? वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो वायु में प्रदूषकों के रूप में निर्मुक्त होती हैं, जो कि वायु में प्रदूषण के रूप में निर्मुक्त रहती हैं, घुली हुई रहती हैं, वर्षा जल में घुल करके क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी वायु में घुली हुई रहती हैं, ये बारिश के जल में घुल करके क्या बन जाती हैं? कार्बनिक अम्ल बन जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक अम्ल बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल बन जाती है। तो इस तरह से ये जो है वो तीनों गैसें मिल करके अम्ल बना देती हैं और इस तरह से जो वर्षा का जल है वो अम्लीय जल बन जाता है। वर्षा जो है वो अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है, अम्ल वर्षा इन सभी चीज़ों को जो है वो नष्ट कर सकती है, इन सभी चीज़ों को क्षति पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं इसकी समीकरण की, कि जब अम्ल और क्षारक दोनों आपस में मिलेंगे तो लवण बनेगा और जल भी बनेगा। ठीक है, और साथ के साथ इसमें ऊष्मा भी निर्मुक्त होगी और इस प्रोसेस में जो अभिक्रिया का ताप है वो भी बढ़ जाएगा। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि अम्ल अगर हमने लिया है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं HCl, ठीक है, और क्षार की जगह हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो लवण बनेगा सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl होता है। ठीक है, नमक बनेगा। ठीक है, साथ में जल भी निर्मुक्त होगा, जल बनेगा, H2O बनेगा और साथ में ऊष्मा भी बनेगी। ठीक है, भूजों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, उसने क्या किया? क्षार में अम्ल मिलाया। ठीक है, तो अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब अम्ल और क्षार आपस में मिलते हैं तो मिश्रण का जो ताप है वो गर्म हो जाता है, अभिक्रिया गर्म हो जाती है। तो इसमें क्योंकि ऊष्मा निकलती है, इसी वजह से ये जो मिश्रण है वो गर्म हो जाएगा। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण, अब हम अपने डेली लाइफ में उदासीनीकरण के कुछ उदाहरण देखेंगे। हमारा अपाचन, हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ये हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हमारी जो अमाशय है उसमें HCl बनता है। आप अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि ये भोजन के पाचन में हमारी हेल्प करता है, लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। ये तो बात था, ये बिल्कुल सही बात है कि HCl जो है वो हमारे भोजन को पचाने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा HCl अगर बन जाता है तो वो हमारे भोजन को अपाचन में बदल देता है, मतलब हमारा जो अपाचन है उसमें ये हेल्प करता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है। ठीक है, कभी कभी अपाचन जो है, अपाचन का मतलब हमें कोई भी भोजन पचता नहीं है, हम जो भी भोजन खाते हैं वो पचता नहीं है, तो ये कभी कभी हमारे लिए कष्टदायक भी हो जाता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। इस अपाचन को नष्ट करने के लिए जो हमारी बॉडी में जो अम्ल ज़्यादा बन गया है उस अम्ल को निष्क्रिय करने के लिए हम इसका प्रति अम्ल लेते हैं। ठीक है, हम एक क्षार लेते हैं जिसकी वजह से ये दोनों जो है वो नष्ट हो जाएंगे और साथ के साथ में लवण बनेगा, जल बनेगा और कुछ ऊर्जा जो है वो ऊष्मा जो है वो बनेगी। ठीक है, तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं चींटी के डंक की। हमने आपको बताया कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, जो जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है। ठीक है, ये अम्लीय द्रव डालती है त्वचा में। डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलयन मलकर उदासीन किया जाता है। ठीक है, ये अम्लीय विलयन, ठीक है, अम्लीय विलयन डालती है चींटी, तो अम्लीय विलयन को उदासीन करने के लिए हमें थोड़ा सा क्षारीय विलयन मिलाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो डंक के प्रभाव को नमयुक्त खाने का सोडा, जो कि क्षारीय विलयन होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन विलयन मल करके उसको उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि खाने के सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैलेमाइन विलयन जो है मिला करके और उस अम्लीय विलयन को उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है।
अब मृदा उपचार, मिट्टी का उपचार कैसे करेंगे? रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। हम ज़्यादातर रासायनिक उर्वरक का यूज़ करते हैं, हम फर्टिलाइज़र मिलाते हैं मिट्टी में, खाद मिलाते हैं, तो इसकी वजह से हम उसका अत्यधिक यूज़ करते हैं, अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो हमारी मिट्टी जो है वो अम्लीय बन जाती है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। ठीक है, या तो मृदा अत्यधिक अम्लीय होगी या फिर क्षारकीय होगी, तो हमारा जो पेड़ पौधे हैं वो उनकी वृद्धि जो है, उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से नहीं होगी। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। ठीक है, जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो हम उसमें या तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला सकते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बिना बुझा हुआ चूना और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना, ये आपको याद रखना है। जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो, ठीक है, अब यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिला सकते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो उसकी क्षारकीय प्रति को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, अब कारखानों के अपशिष्ट की बात करते हैं। अनेक कारखानों के अपशिष्ट मतलब कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो चैप्टर फिनिश हो चुका है। यहाँ सारांश देख लेते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं ना ही क्षारकीय होते हैं उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय क्षारकीय और उदासीन विलयन में भिन्न रंग दर्शाते हैं सूचक कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण या तो अम्लीय हो सकते हैं, क्षारकीय हो सकते हैं या फिर उदासीन प्रकृति के हो सकते हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। दोस्तों नाइट्रिक अम्ल क्या है? एसिड है। ठीक है, अब एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है, लेकिन यहाँ पर रेड ब्लू में चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ठीक है, और क्षार क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर ये रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पर ये नीले से लाल में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल राइट है। एक क्षार और एक अम्ल विलयन मिलकर के उदासीन विलयन बनाते हैं जिसमें लवण और जल जो है वो बनते हैं। बिल्कुल राइट। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दर्शाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूचक वही पदार्थ है जो अम्ल में अलग रंग दर्शाता है और क्षार में अलग रंग दर्शाता है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है? जी नहीं दोस्तों, दंत क्षय जो है वो अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, तो दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं? जी नहीं दोस्तों, अम्ल और क्षारक सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित नहीं करते। दोस्तों अम्ल जो है वो जो जो हमने हल्दी वाला पत्र बताया था वो सिर्फ क्षारकों से क्रिया करता है, अम्ल से क्रिया नहीं करता। इसलिए जो अम्ल और क्षारक हैं वो सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ सूचकों के रंगों को परिवर्तित जो है वो कर देते हैं, कुछ को नहीं करते। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है, यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो गुड़हल का पुष्प का सूचक है वो दोनों के साथ यानी अम्ल के साथ भी क्रिया करता है और क्षार के साथ भी क्रिया कर देता है, दोनों के रंग को परिवर्तित कर देता है। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता, ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि जो गुड़हल के पुष्प का सूचक है वो दोनों अम्ल के साथ भी और क्षार के साथ भी क्रिया करता है। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अम्ल और क्षारक का जो रंग है वो रंग में जो परिवर्तन होगा वो सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है कि कौन से सूचक आप यूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ये रंग परिवर्तन जो है वो होगा। तो ऊपर लिखे चारों वाक्यों में कौन से वक्तव्य सही है? तो ऊपर लिखे चारों वाक्यों में सिर्फ डी ही सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, अब क्या आप जानते हैं हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल, जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए कहते हैं, होता है। ठीक है, हमारी जो शरीर है उसमें प्रत्येक कोशिका में ये अम्ल ज़रूर होता है जिसको हम डीएनए कहते हैं। ठीक है, ये प्रत्येक कोशिका में होता है। ये शरीर के अनेक व्यक्तिगत गुणों जैसे कि हमारे रंग रूप, आँखों के रंग, ऊंचाई आदि का निर्धारण करता है। ठीक है, ये डीएनए ही हमारी बॉडी के अंदर जो गुण होते हैं जैसे कि रंग रूप हो गया, आँखों का रंग, ऊंचाई, ये सब ये डीएनए ही डिसाइड करता है। सभी